आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप के बारे में। तो हम देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं, फिर हम बात करेंगे फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप कैसे काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझसे इन डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम पर जा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी कमेंट्स करेंगे मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपके डाउट्स भी वहीं पर क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो कुछ स्टेटमेंट्स को हम यदि रिपीटेडली चलाना चाहते हैं जब तक कोई सर्टेन कंडीशन रीच ना हो जाए या फुलफिल ना हो जाए, तो उसको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स किसी स्टेटमेंट को, किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको लूप या लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। चलिए इसको एक फ्लो डायग्राम से समझते हैं ये क्या कहलाता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप एक फ्लो डायग्राम देख सकते हैं, ये एक फ्लो चार्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट में स्टार्ट होगा, देन कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये फिर वापस लूप हो जाएगा अगेन कंडीशन में। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एंड हो जाएगा। यदि ट्रू होती है कंडीशन अगेन तो ये फिर से सेम टास्क परफॉर्म करता रहेगा। तो ये वाला ऑपरेशन तब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहती है। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म होगा। यदि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन ट्रू है तो टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद ये अगेन लूप में वापस चला जाएगा। उसके बाद अगेन कंडीशन में जाएगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स यहाँ पर चेक होगा। यदि ट्रू है तो टास्क को परफॉर्म करेगा और फिर से लूप स्टेटमेंट चलेगा और फिर से कंडीशन में आ जाएगा। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये टास्क परफॉर्म होता रहेगा और कंडीशन चेक होती रहेगी। यदि कंडीशन फॉल्स है तो मेरा लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लूप काम करता है या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पाइथन में कौन कौन से इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पाइथन में दो तरीके के इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। व्हाइल लूप हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स आपकी स्क्रीन पर है। तो फॉर लूप को लिखने के लिए हम लिखते हैं फॉर, देन वेरिएबल, उसके बाद इन, उसके बाद एक सीक्वेंस हम यहाँ पर देते हैं, उसके बाद कोलन से ये टर्मिनेट होती है लाइन। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेस से इंडेंट करके। तो ये वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली आइडेंटिफायर दे सकते हैं और यहाँ पर आपका लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर कोई और भी सीक्वेंस आप दे सकते हैं। और जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहें आप यहाँ बॉडी ऑफ फॉर लूप में लिख सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है। मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और फिर फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स होंगे उनको एक एक करके ये लेगा और वेरिएबल में रखेगा और उसके लिए ये बॉडी ऑफ फॉर लूप चलाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा प्रोग्राम फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस। फिर उसके बाद एक एलिमेंट यहाँ से लेगा और ये चेक करता रहेगा जब तक सीक्वेंस में लास्ट एलिमेंट ना पहुँच जाए। लास्ट आइटम रीच्ड, ये यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगी। यदि लास्ट आइटम रीच नहीं हुआ है तो ये नो में जाएगा और बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक लास्ट एलिमेंट रीच ना हो जाए। तो ये रिपीट होता रहेगा। इसी को हम इटरेशन या फिर लूप बोलते हैं। जैसे ही मेरा लास्ट एलिमेंट रीच होगा मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
चलिए इसको एक पाइथन एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पाइथन फाइल बना लेते हैं नई, जिसका नाम मैं रखता हूँ फॉर लूप .py। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी फॉर लूप के लिए एक फ़ाइल बन गई। इसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है फॉर, यदि मैं फॉर लूप बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। इस वेरिएबल का नाम मैं आइडेंटिफायर्स के रूल से रख सकता हूँ। सो मेरे पास कोई वेरिएबल मान लिया var करके एक वेरिएबल है। इसके बाद मुझे इन लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे एक सीक्वेंस देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर एक सीक्वेंस रहेगा, फॉर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एक सीक्वेंस दे देता हूँ। उसके बाद मुझे कोलन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बॉडी ऑफ फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी टास्क मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ var वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि एक एक आइटम सीक्वेंस से मेरे लूप में आएगा, और जब तक लास्ट आइटम रीच नहीं होगा ये मुझे लूप मेरा चलता जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल में हेलो से एक एक कैरेक्टर आएगा, पहले h, फिर e, फिर l, फिर l, फिर o। उसके बाद ये बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगा। फिर अगेन नेक्स्ट बार वेर में नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, फिर ये बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल में नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम नेक्स्ट वैल्यू आएगी। पहले h आएगा तो h प्रिंट हो जाएगा, फिर e आएगा तो e प्रिंट हो जाएगा, फिर l आएगा l प्रिंट होगा, फिर l आएगा तो l प्रिंट होगा, फिर o आएगा तो o प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट मेरा आया HELLO। इसका मतलब है एक एक कैरेक्टर यहाँ से आ रहा है और अंदर फॉर लूप की बॉडी चल रही है। तो आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। जो मेरा फ्लो चार्ट था, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस। तो ये एक सीक्वेंस है, HELLO हेलो एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में ईच आइटम कौन कौन सा है, एक H है, फिर E है, फिर L है, फिर L है, फिर O है। तो हर एक आइटम के लिए ये लूप है मेरा चलेगा। तो जब तक लास्ट आइटम रीच नहीं होगा ये लूप मेरा चलता रहेगा, और बॉडी ऑफ फॉर लूप एवरी टाइम रन होगी। सो बॉडी ऑफ फॉर लूप मेरा क्या है, प्रिंट वेर। तो सबसे पहले इस वेर वेरिएबल में इस सीक्वेंस से एक आइटम आएगा जो कि है फर्स्ट आइटम H। तो वेर में आया H। उसके बाद प्रिंट वेर चला तो H मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिखता जाता हूँ। सबसे पहले H प्रिंट हो गया। उसके बाद वेर में नेक्स्ट आइटम आएगा जो कि है E। तो वेर में E आ गया। उसके बाद फिर प्रिंट वेर हुआ तो E प्रिंट हो गया। उसके बाद वेर में नेक्स्ट आइटम आया जो कि है L। फिर अगेन ये लूप के अंदर आया, बॉडी ऑफ फॉर लूप चला तो L प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगेन L आएगा तो अगेन L प्रिंट होगा। इसके बाद O आएगा तो वेर में O आ जाएगा, और जब प्रिंट वेर होगा तो आउटपुट यहाँ पर O प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा मेरा आउटपुट आया HELLO। यदि आप यहाँ पर कोई और स्ट्रिंग देते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक एक कैरेक्टर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा HELLO स्पेस, ये वाला स्पेस, उसके बाद WORLD वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया।
यहाँ पर आप और दूसरा सीक्वेंस भी दे सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर लिस्ट देना चाहूँ तो लिस्ट भी दे सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या होगा, इस सीक्वेंस में से 1, 2, 3 ऐसे करके एक एक वैल्यू वेर में लेगा और वेर को यहाँ प्रिंट करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन भी दे सकता हूँ। रेंज फंक्शन हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, रेंज फंक्शन सीख सकते हैं। तो रेंज फंक्शन में क्या कर सकता हूँ, मैं रेंज फंक्शन यहाँ पर दे सकता हूँ। रेंज फंक्शन में मैं जैसे 5 देता हूँ तो रेंज चलेगा मेरा 0 से लेके 4 तक। तो इसको यदि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहले आपको रेंज फंक्शन को चला के बता देता हूँ रेंज फंक्शन में क्या आता है। इसको प्रिंट करने के लिए मुझे लिस्ट के फॉर्म में इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा। तो ये 0 से लेके 4 तक एलिमेंट्स देता है। तो यदि मैं रेंज फंक्शन को फॉर लूप में रखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 0, देन 1, 2, 3 और 4 तक प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। यदि मैं यहाँ पर 50 देता हूँ तो 0 से लेके 49 तक आइटम्स प्रिंट होंगे। 49 तक प्रिंट हुए और 0 से। तो इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। यदि मैं हेलो को 100 टाइम प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हेलो लिखूँगा, प्रिंट हेलो, और इस लूप को अब 100 टाइम चलना चाहिए। तो 100 टाइम चलने के लिए यहाँ पर रेंज में मैं 100 दे सकता हूँ। तो ये 0 से लेके 99 तक चलेगा। 0 से लेके 99 तक चलना मतलब ये टोटल 100 टाइम्स चलेगा। तो टोटल मेरा 100 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हेलो 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 प्रिंट हो जाएगा। ये 100 टाइम्स प्रिंट हुआ है। यदि मैं 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 5 दे सकता हूँ। तो 0 से लेके 4 तक, तो ये 5 टाइम्स हेलो को प्रिंट कर देगा। तो आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहें आप फॉर लूप के अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मोर देन 2 लाइन्स में भी अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या मोर देन 100, आप जितने चाहें उतने लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्ल्ड लिखता हूँ तो यहाँ वर्ल्ड लिखा आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स लिखा आ जाएगा। तो ये था फॉर लूप, और कुछ इस तरीके से आपका फॉर लूप काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर लूप के अंदर एक और चीज़ जो कि एल्स स्टेटमेंट है, जो कि अदर लैंग्वेजेस में नहीं होती है, ये सिर्फ पाइथन में है। तो फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। जो फॉर लूप रहता है उसका सिंटैक्स नॉर्मल, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोलन बॉडी ऑफ फॉर लूप। इसके बाद यहाँ पर रहता है एल्स स्टेटमेंट, जो कि फॉर की लाइन में आप देख सकते हैं एल्स, और एल्स की बॉडी एल्स के अंदर इंडेंट करके यहाँ पर स्पेस दे के लिखी हुई है। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस होता है, सिंटैक्स होता है आपके फॉर लूप का विथ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं ये क्या कहलाता है और कैसे काम करता है। इसके लिए हम देखेंगे फ्लो चार्ट फॉर लूप का विथ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आपका फॉर लूप था इसका फ्लो चार्ट बिल्कुल सेम है। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस ये चलता जाएगा जब तक लास्ट आइटम रीच ना हो जाए। तो ये आपका रन होता जाएगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगी। जैसे ही आपके सीक्वेंस में लास्ट आइटम रीच होता है तो यस हुआ यहाँ पर, तब ये एल्स की बॉडी रन होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपके सीक्वेंस में सारे आइटम्स एक एक करके चल चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं, तब आपकी एल्स की बॉडी रन होगी। चलिए इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अगेन हम पाइथन कोडिंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम रेंज 5 प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो ये मुझे प्रिंट कर देगा 0 से लेके 4 तक। यदि मैं इसमें एल्स पार्ट भी लिखता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट सीक्वेंस लास्ट आइटम रीच्ड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट आइटम रीच्ड। तो इसको मैं रन करूँगा तब क्या होगा, आप देख सकते हैं 0 से लेके 4 तक चला और लास्ट में प्रिंट किया लास्ट आइटम रीच्ड। इसका मतलब यदि मेरी
रेंज में या फिर मेरे सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं यदि सब चल जाते हैं तब मुझे एल्स पार्ट में जाने का मौका मिलता है और मेरा जो भी एल्स पार्ट की बॉडी है वो रन हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देता हूँ तो स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स रन होंगे और लास्ट में एल्स पर जाएगा। मैं यहाँ पर लिस्ट देता हूँ तो सिमिलरली लिस्ट के भी सारे एलिमेंट्स रन होंगे और लास्ट में एल्स पर जाएगा जब सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे काम करता है आपका फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स रहेंगे वो ख़त्म होने के बाद आपका कंट्रोल जाएगा एल्स स्टेटमेंट में और एल्स पार्ट में जाने के बाद एल्स की बॉडी चलेगी। अब यदि मेरे सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं यदि वो पूरे नहीं चल पाते हैं और बीच में ही मेरा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है तब मेरा एल्स पार्ट नहीं चलेगा। ऐसा कैसे होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप विथ एल्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहली बात कि एल्स ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, आप सिर्फ फॉर लूप और बॉडी ऑफ फॉर लूप लिख सकते हैं, एल्स पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल पार्ट है। सेकेंड, the else part is executed if the item in the sequence used in a for loop exhaust। इसका मतलब जितने भी सीक्वेंस में आइटम्स हैं वो सारे चल जाते हैं, उसके बाद मेरा else पार्ट चलता है। अब बात करते हैं यदि सारे सीक्वेंस में एलिमेंट ना चल पाए तब else पार्ट नहीं चलेगा। तब ऐसा कैसे होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा होता है यदि एल्स ब्लॉक इग्नोर होता है यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट का कहीं भी बीच में यूज़ कर लेते हैं और सारे ही आइटम सीक्वेंस में नहीं चल पाते हैं। तो यदि हम सारे सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं उनको बीच में ही ब्रेक कर देते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, तब मेरे एल्स की बॉडी नहीं चलेगी। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं और इसको मैं रन करता हूँ तब ये चलता है 1 2 3 4 5 और लास्ट एलिमेंट रीच हो जाता है। यदि मैं कुछ ऐसा करूँ, इफ़ var डबल इक्वल टू 3 देन ब्रेक। ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट्स होते हैं लूप्स के अंदर, इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक आपके सीक्वेंस में यदि कोई कंडीशन रीच होती है, जैसे कि 3rd नंबर रीच हुआ, तो आपके लूप को वहाँ से ब्रेक कर देगा, यानी कि इसके बाद अब आपका लूप नहीं चलेगा, यहाँ से आपका लूप बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यदि हम इस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपका लास्ट एलिमेंट रीच होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा लूप। लेकिन एल्स पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट होने से पहले ही लूप को ब्रेक किया है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे 1 2 3 चला और एल्स पार्ट नहीं चला क्योंकि हमने 3 आने पर लूप को ब्रेक कर दिया। यदि हम इस पार्ट को हटा दें तो आप फिर से देखेंगे कि 1 2 3 4 5 तक चला और लास्ट एलिमेंट रीच हो गया। अब हम इस पार्ट को लगा देते हैं, तब क्या होता है 1 2 3 चला और मेरा एल्स पार्ट नहीं चला क्योंकि मैंने सीक्वेंस को बीच में से ही ब्रेक कर दिया। यदि मैं यहाँ पर 5 करता हूँ तब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 तक तो चला, लेकिन यहाँ पर ब्रेक होने के कारण आपका एलिमेंट जो आपका सीक्वेंस था वो पूरा नहीं चल पाया। 5 हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया। इसके बाद यदि ब्रेक होने से पहले ही ये यहाँ पर पहुँच जाता तो आपका लूप एल्स पार्ट में भी जा पाता। तो ये सारे एलिमेंट्स तो चल गए, लेकिन इस एलिमेंट के बाद भी फॉर लूप एक बार चलता है जो चेक करता है कि अभी कोई और एलिमेंट बचा है या नहीं। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ तब क्या होता है। तब आप देखेंगे 1 से 5 तक सारे एलिमेंट्स चल गए। इसके बाद लूप एक बार और चला और उसने चेक किया कि कोई और एलिमेंट बचा है या नहीं।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने देख लिया कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तब वो गया एल्स पार्ट में। यदि ये कंडीशन हम चेक होने से पहले ही ब्रेक कर देते हैं तो लास्ट एलिमेंट रीच्ड या लास्ट आइटम रीच्ड यानी कि एल्स पार्ट नहीं चलता है। तो ये था फॉर लूप विथ एल्स स्टेटमेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपको फॉर लूप और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 12। तो 12 की टेबल हम प्रिंट करने वाले हैं। इसको हम कैसे करेंगे? तो फॉर लूप के थ्रू इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ से हम नया प्रोग्राम लिखते हैं। तो फॉर लूप के थ्रू हम 12 की टेबल को प्रिंट करेंगे। तो 12 की टेबल पहले आप देख लीजिए कैसी होती है। तो 12 की टेबल कुछ इस तरीके से होगी। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, देन 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ऐसे करते करते लास्ट आइटम रीच होगा 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। तो कुछ इस तरीके से इसकी टेबल होगी जो हम प्रिंट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 से लेके मुझे 10 तक नंबर चाहिए, जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो 1 से 10 तक मैं नंबर्स कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? सबसे पहले हम वो नंबर्स प्रिंट कर लेते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो फॉर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल आई ले लेता हूँ। आइडेंटिफायर आई ले लिया मैंने। आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम चीज़ है। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर आई लिया मैंने। फॉर आई इन, अब मैं 1 से 10 तक नंबर रेंज से प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने रेंज लिया। 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए 1,11 देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर कोलन, यहाँ पर प्रिंट करूँगा आई। तो मैं 1 से लेके 10 तक नंबर आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 12 का। तब आप देखेंगे 12 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो ये मेरी 12 की टेबल प्रिंट हो गई। लेकिन इस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मेट में मैं प्रिंट कर सकता हूँ आसानी से। यहाँ पर लिखूँगा 12 इंटू कॉमा, यहाँ पर मैं आई लिख दूँगा, ताकि आई जो चेंज होगा 1 2 3 4 5 वो आएगा। इसके बाद ये इक्वल टू साइन भी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू दे सकता हूँ। उसके बाद कॉमा करके ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इतना सा ये 2 लाइन का प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ कमेंटेड थी, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। कमेंट का मतलब होता है पाइथन उसको जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को तो उन लाइंस को रीड नहीं करेगा। आप देखिए ये मेरी टेबल प्रिंट हो गई। 1 इंटू 12 इंटू 1, 12 1 12, 12 2 24, इस तरीके से 120 तक मेरी टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम मुझे निकालना है और उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, देन 2 3 अप टू जहाँ तक आप जाना चाहें। यदि मैं 100 तक जाना चाहूँ तो n इज इक्वल टू 100 तक जाना चाहूँ तो ये मेरे फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेके 100 तक। यदि मैं n की वैल्यू 100 लेता हूँ तो 1 से 100 तक नंबर्स का मुझे सम चाहिए। चलिए हम देखते हैं। यदि मैं n की वैल्यू 5 लेता हूँ तो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये अगर मैं सम करूँ तो कितना आता है? 15 आएगा। तो ये आएगा 15। तो आउटपुट मुझे आना चाहिए 15। तो हम कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम को? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? फॉर आई इन रेंज 5 करता हूँ तो 0 से लेके 4 तक प्रिंट होंगे। तो 1,
6 करने पर 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं i, तो अब आप देखेंगे 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। अब इन सारे नंबर्स का मुझे सम करना है, इनका सम भी करूँगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। n को करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर n की वैल्यू यदि मैं कर दूँ 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ पर मैं 6 दूंगा, तो यहाँ पर मैं n+1 कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 6 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 50 करता हूँ तो यहाँ पर 1 से 50 तक नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब n में यहाँ मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेंज में एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 50 देता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ तो 1 से लेके 50 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। यदि मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तब 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होंगे। तो ये मेरा एक डायनेमिक प्रोग्राम बन गया, जो मैं n की वैल्यू दूंगा वो यहाँ पर उतने नंबर्स प्रिंट करेगा। अब मुझे जितने भी n हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनका सम चाहिए। तो यहाँ पर मैं सम कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले सम एक वेरिएबल लेता हूँ, s ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हर बार जब एक नया नंबर आएगा i में, सबसे पहले आएगा 1, तो मैं क्या करूँगा, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम s प्लस i। तो यहाँ पर s की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, तो 0 प्लस i में पहले आएगा 1, तो 0 + 1 हो जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए मैं ये वाला स्टेटमेंट हटा देता हूँ और चलिए देखते हैं। तो s की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, अभी 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i में क्या वैल्यू आएगी, i में 1 से लेके 10 तक एक एक करके सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो फर्स्ट टाइम i में वैल्यू है 1। जब i में 1 आएगा तो s इज इक्वल टू s प्लस i होगा, s इज इक्वल टू s प्लस i। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 0 और i की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो अब s की नई वैल्यू हो गई 1 और ये लूप ये चल गया। तो इसके बाद नेक्स्ट i में वैल्यू आएगी जो कि रहेगी नेक्स्ट वैल्यू जो है 2, तो i में अब आया 2। इसके बाद अगेन ये वाली लाइन चलेगी। तो यहाँ पर अब s में नई वैल्यू क्या है, s में अब है 1 और i में आया है 2, तो यहाँ पर i में आ जाएगा 2। तो अब s की नई वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पर आ गया 3 और ये लूप फिर नेक्स्ट टाइम गया, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो i में आ गया 3। इसके बाद फिर से ये लाइन चलेगी, फॉर लूप के अंदर आएगा तो बॉडी ऑफ फॉर लूप चलेगी। तो यहाँ पर s प्लस i अगेन होगा, तो s में अभी है 3 और i में आया 3, तो ये टोटल हो जाएगा 6। तो अब s में नई वैल्यू है 6, इसके बाद i में आएगा 4। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा और मेरी वैल्यूज़ का सम होता जाएगा। जब पूरा फॉर लूप चल जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ एग्जॉस्ट हो जाएगी, तब मैं लास्ट में बाहर आके प्रिंट कर दूंगा s। दैट मीन्स लास्ट में जो सम होगा इन सारी वैल्यूज़ का, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5 वैल्यूज़ के लिए देखते हैं, तो n की वैल्यू हम 5 करेंगे और जब हम चलाएंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 15 आई, जो यहाँ पर आ रही थी 15। इसको हमने स्पेस देके क्यों नहीं लिखा, यदि मैं इसको स्पेस देके यहाँ पर लिखता हूँ तो ये फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी ही बार ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। अभी आप देख रहे हैं एक आउटपुट आया 15, यदि मैं इसको इसके अंदर रख के चलाऊँगा तब यहाँ पर इतने सारे आउटपुट्स आएंगे। तो एक एक करके पहले 1 आया, फिर 3, 6, 10 और लास्ट में s की वैल्यू हो गई 15। तो एवरी टाइम जब लूप चल रहा है तो s की क्या वैल्यू हो रही है, वो प्रिंट भी होगी। इसलिए चूंकि हमको s को एक ही बार प्रिंट करना है, हम इसको फॉर लूप के बाहर रखेंगे, यानी कि स्पेस दे के इंडेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम जितना भी देंगे, यदि मैं 10 देता हूँ तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम मुझे प्रिंट करके देगा। यदि मैं इधर 1000 देता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट
1000 नेचुरल नंबर्स का सम करके देगा। तो यहाँ पर यदि मैं चाहूँ इस वैल्यू को भी मैं यूज़र से लूँ तो मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं इनपुट फंक्शन क्या है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सीख सकते हैं इनपुट फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर अ नंबर मैसेज दे देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पर ये यूज़र से पूछेगा एंटर अ नंबर, यदि वो 5 देता है तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम देगा। अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर ये पूछेगा एंटर नंबर, यहाँ पर 10 देता हूँ तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम यहाँ पर प्रिंट करके देगा। तो इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये है आपका छोटा सा प्रोग्राम जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करके आपको देता है। तो ये 2 एग्जाम्पल से आपको फॉर लूप क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे व्हाइल लूप की। थैंक यू।